हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी और आप कर रहे होंगे सीटेड एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लाइक वो सीटेड हो सकता है, यूपी टेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है। इन सभी की तैयारी के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास जो होने वाली क्लास नंबर 19 है, जहां पे हम सीडीपी मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप पहली बार आए तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, यानी उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मजेदार तरीके से पढ़िएगा। होपफुली क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगेगी। टाइम पास मत करना यार मेरे, कोशिश करिएगा पढ़ने की, समझने की, है ना। अगर पहली बार आए तो प्लीज लाइक से कर दीजिएगा, ये कोई कहने की तो बात है नहीं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो फिर आप कर दीजिएगा, है ना। सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और मतलब पीवीटी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर पहली बार आए हैं तब भी आपको क्लास समझ में आ ही जाएगी। 110% सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। देखो, इस पूरी प्लेलिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और इससे पहले वाली जो हमारी सीडीपी की प्लेलिस्ट है, जहां पे हमने 47 वीडियोस अपलोड किए हैं, वहां पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को समझाया हुआ है। लेकिन इस पूरी प्लेलिस्ट में हम आपको केवल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, है ना। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बच्चों का जो विकास होता है वो किस सिद्धांत को फॉलो करता है। यानी लिखा हुआ है कि बच्चों का विकास जो होता है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है, फॉलो करता है। लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों का जो विकास होता है वो किस सिद्धांत को फॉलो करता है। क्या वो एक रूपता होता है, एक आयामी होता है, रैखिकता होता है, या व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। आप ये बताओ, एक घर में 5 भाई हैं, 3 भाई, जितने भी भाई हैं, क्या उनकी हाइट सेम बढ़ेगी है, उनका वजन या वेट जो है साथ में बढ़ेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी विकास की प्रक्रिया सीरीज बाय सीरीज होती है, यानी क्रम से होती है। पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ते चले जाते हो। ये प्रक्रिया जो है क्या नाम, जन्म से लेकर कब तक होती रहती है। मतलब बढ़ते, जन्म तक आप बढ़ते तो नहीं रहोगे, लेकिन सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ये तो एक रूपता थोड़ी ना होगा, यानी सभी का एक जैसे हो। विकास सभी का एक जैसे कैसे होगा भाई? सभी लोग डिफरेंट तरीके से होते हैं। कोई सोचने समझने में बढ़िया होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई पढ़ने में, कोई रीडिंग राइटिंग में कोई अच्छा है। यानी हर स्किल अलग अलग तरीके से डेवलप होती है विभिन्न प्रकार के लोगों में, है ना। तो एक रूपता तो बिल्कुल नहीं होगी। एक आयामी मतलब एक रैखिक रैखिक तो बिल्कुल नहीं होती भाई। डेवलपमेंट की प्रक्रिया कई आयामों में होती है ना, एक आयामी क्यों होगी है। रैखिक तो बिल्कुल नहीं होगी। व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी विभिन्न प्रकार से होती है। देखो, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो विभिन्न प्रकार से होती है ना। कह नहीं सकते कि जो है सभी का एक साथ डेवलपमेंट होगा, सभी का एक साथ विकास होगा, ऐसा इंपॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक क्रम में होता है, ठीक बात है, लेकिन सभी का विकास एक साथ नहीं होगा, है ना। वही चीजें हैं। चलिए, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मारते हैं ना अगर आप नहीं नोट्स बना रहे हैं तो भी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन को बड़ा समझ के भाग मत जाना, है ना। मैंने इंग्लिश को भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाइएगा, तभी मैंने इस बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी जो है बनवाया हुआ है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि वही होता है कि इंग्लिश में और अच्छे समझ में आता है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि हिंदी के शब्द कभी कभी हमें और लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में एकदम फिक्स होता है, बढ़िया सा होता है। अगर हिंदी इंग्लिश को हटा दे तो क्वेश्चन आपको छोटा सा ही लगेगा, है ना। चलिए, आपको एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है, जहां पे पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट होगा, यानी एक अभिकथन होगा और एक कार्ड होगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, ये आपको बताना पड़ता है। चलिए, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कोर्स ऑफ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी यहां पे क्या बोला जा रहा है कि बच्चे के जन्म के समय क्या होता है, टाइम ऑफ बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के समय क्या ये फिक्स हो जाता है कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट इतना होगा। मतलब क्या बच्चा पैदा होता है उस टाइम के हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की हाइट 6 फीट होगी या 5 फीट होगी। ये कहाँ, ये क्या पता चलने वाला है बताइए? सिंपल सी बात है। आप टीचिंग ट्रेनिंग तो कर ही चुके हैं, बीएड बीटीसी जो भी आपने किया होगा, तो इतनी समझ तो आपके अंदर होगी कि जन्म के समय कहाँ पता चलने वाला भाई है। अगर जन्म के समय हमें ये पता चला है कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा, या हमारी हाइट इतनी होगी, हमारा वेट इतना होगा, ये अपने आप में गलत बात है ना। तो लिखा हुआ है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरीके से उसके जन्म के समय निश्चित हो, गलत बात है भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पूरी तरीके से हमारा विकास या डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी पे निर्भर नहीं होता है। हमारी विकास की प्रक्रिया, हमारी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है
एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। दोनों का बराबर बराबर योगदान है। केवल हेरिडिटी पे आप नहीं जा सकते कि जो बच्चा है पैदा होगा उस टाइम सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी कि उसका विकास इस तरीके से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब संत महात्माओं के चक्कर में मत पड़ जाना कि तुम्हारा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, ऐसा है हाथ दिखा दो भाई, है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी स्टीरियोटाइपिंग है, सारी रूढ़िबद्धताएं हैं। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपके फ्यूचर को बता दे, है ना। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना, कॉन्सेप्ट पे जाओ। चलिए, रीजन में क्या लिखा हुआ है कि हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दोज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे लिखा हुआ है कि हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। मैंने पहले बता दिया कि केवल ओनली जहां पे आ जाए काट दीजिए। हेरिडिटी जो होती है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, एनवायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना। दोनों बातें आपस में गलत लिखी। यहाँ पे हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दे दी है और यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्म के समय हो, तो दोनों बातें गलत हो गई है ना। तो कहां पे लिखा हुआ है ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्लियर इतनी बात। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लिखे हैं, होपफुली सारे समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन बड़े बिल्कुल भी नहीं है, आपको लग रहा होगा अगर मैं छोटी छोटी एक एक लाइन के क्वेश्चन कराऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको कौन कराएगा, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन बहुत बेटर हैं और इंग्लिश लिखे हुए इसलिए बड़े लग रहे हैं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि अ टीचर इंट्रोड्यूस अ चैलेंजिंग टॉपिक्स, यानी टीचर जो है क्लासरूम में ऐसे टॉपिक्स को चैलेंज कर रहा है, पढ़ा रहा है, वहां पे चैलेंजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंड प्रोवाइड्स हिंट्स। क्या लिखा हुआ है, डोमेंट्रेशन, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हिंट्स प्रोवाइड कर रहा है, डेमोंस्ट्रेशंस प्रोवाइड कर रहा है, एंड एग्जांपल्स दे रहा है। as student walk through the material gradually the teacher reduces the support as the student gain confidence the teaching approach process is called। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि एक टीचर जो है वो क्या कर रहा है, क्लासरूम में चैलेंजिंग टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहां पे बच्चे को क्या कर रहा है, हिंट्स दे रहा है, डेमोंस्ट्रेशंस दे रहा है, एंड एग्जांपल्स दे रहा है। मतलब हिंट्स तो देगा, उनकी मदद भी कर रहा है। डेमोंस्ट्रेशंस का मतलब होता है कुछ पिक्चर वगैरह दिखा दिखा के उनकी हिंट कर रहा है। एग्जांपल्स भी दे रहा है, मतलब बहुत तरीके से क्या कर रहा है, एग्जांपल्स भी दे रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक टीचर जो है छात्रों को चुनौतीपूर्ण विषय से परिचित करा रहा है, मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चंस दे रहा है और छात्रों द्वारा सामग्री पर काम करने के दौरान संकेत भी दे रहा है, प्रदर्शन क्या लिखा हुआ है, डेमोंस्ट्रेशंस भी कर रहा है और उदाहरण भी दे रहा है। यहाँ पे क्लियर थी बात। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आता है, शिक्षक की सहायता को कम करता चला जाता है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं या आप एक टीचर बनकर क्लासरूम में जा रहे हैं, तो बच्चे को आपने कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोई चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोई कुछ भी दिया हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी उसकी मदद कर रहे हैं, थोड़ा उसका सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आप एग्जांपल दे रहे होंगे या फिर हिंट दे रहे होंगे, डेमोंस्ट्रेशंस कर रहे होंगे वहां पे, मतलब कुछ भी करके आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। इस सपोर्ट को बोलते हैं पार्ड, या पार्ड नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे मचान, ढांचा बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जब आप मदद करते हो किसी की, है ना। तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, जब आप सपोर्ट करते हो, मदद करते हो, तो वहां पे ना तो अनुभवात्मक अधिगम की बात हो रही है और ना ही विभेदित अनुदेशन की बात हो रही है और ना ही प्रत्यक्ष अनुदेशन। यहाँ पे बात हो रही है हिंट्स की, आप बच्चे को हिंट्स दे रहे हो, डेमोंस्ट्रेशंस करा रहे हो या उनका प्रदर्शन करा रहे हो या एग्जांपल्स दे रहे हो, मतलब आप बच्चों को संकेत दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, यानी मदद कर रहे हो। तो मदद होती है पाड़। क्या होती है, पाड़, यानी इसको बोलते हैं मचान। क्या बोलते हैं, मचान बोलेंगे, इसका फोल्डिंग बोलेंगे, ढांचा बोलते हैं इसी को, एक ही बात है। और ये बात जो है वैगोस्की ने करी हुई है अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। किसने करी है, वैगोस्की ने ये बात अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में करी है। और ये एक रचनाकार है, क्या है, रचनाकार है, जिन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी को दिया हुआ है, कल्चरल टूल्स को इंपॉर्टेंस यानी समाज को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। कौन, वैगोस्की ने। और ये सीटेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा, फिर कहोगे आप बकवास ज्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब डिटेल में समझते हो तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप इजीली कर पाओगे, है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट पे समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, जहां पे मैंने इंग्लिश को ऐड नहीं किया वहां पे ये मत समझिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको कि इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि सामाजिक अड़ का प्राथमिक कारक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि सामाजिक अड़ यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब जब आप अपने समाज के में रह के अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं तो वो होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का प्राथमिक कारक कौन सा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है। प्राथमिक कारक कौन से होते हैं, प्राथमिक एजेंसी होती, प्राइमरी एजेंसी होती, सेकेंडरी एजेंसी होती। देखो मैं आपको बता दूं, आगे लिखा हुआ है, अभी बता रहा हूं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि सामाजिक अड़ के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि सामाजिक अड़ का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना,
निभाना जारी रखता है। लेकिन जो कि सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो यहाँ पे किसको बात प्रायोरिटी दी गई है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो प्राथमिक एजेंसी है यानी प्राइमरी एजेंसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी एजेंसी की बात करी जाए, अगर आपके सामने प्राइमरी एजेंसी की बात करी जाए तो प्राइमरी जो होती है वो हमारी फैमिली होती है, जहां पे हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं और इसके साथ में अगर आस पड़ोस जुड़ा हुआ है तब भी कोई बात नहीं, फैमिली जो है हमारी प्राइमरी एजेंसी है। लेकिन बाद में जो होती है वो सेकेंडरी कौन सी है वो मैं आपको बता दूं, ये 100 टाइम पूरा जाता है सीटेट में। सेकेंडरी जो है वो हमारी मीडिया है, स्कूल है, ये सब सारी क्या है, ये सब जो है सेकेंडरी एजेंसी होती है। यानी प्राथमिक जो है वो हमारी फैमिली होती है जहां पे हम अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। ये क्वेश्चन 100 टाइम आता है, रिपीट होता है, बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं। तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पे प्राथमिक एजेंसी की बात करें तो प्राथमिक कौन सा है, पहले परिवार है, और जहां जहां पे पहले परिवार है, परिवार यहीं पे दिया हुआ है, जहां परिवार है वही रख दो, बाकी काट दो, क्योंकि प्राथमिक को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी हुई ना प्राइमरी कारक को। यहाँ पे परिवार नहीं है, यहाँ पर भी परिवार है लेकिन मीडिया साथ में पहले दिया हुआ है, मीडिया को पहले नहीं, पहले परिवार को प्रायोरिटी दीजिए, है ना। पहले विद्यालय ऐसा कुछ नहीं, पहले हम देंगे परिवार को प्रायोरिटी, फिर अपने साथियों को, फिर अपने मीडिया को, यानी पहले प्राथमिक एजेंसी की बात करी जाएगी। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। यहाँ पे प्राइमरी एजेंसी को इंपॉर्टेंस दी गई है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है। क्लियर दिवस, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए, टाइम पास बिल्कुल मत करना। जब आप भीड़ में इकट्ठे होगे वहां पे सेंटर पे, तब आपको लगेगा यार लाइफ में कुछ बनना कितना जरूरी है ना। जब आप हजारों लोगों के बीच में भीड़ में फंसे होते हैं सेंटर पे, तब लगता है यार मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता ताकि मैं इन भीड़ में से थोड़ा सा अलग होता अपने आप को, है ना। लोग रातों रात लाइब्रेरी में पढ़ के अपने आप को, क्या मैं आपको बताऊं, इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, अपना जीवन का अमूल्य टाइम जो है लाइब्रेरी में खर्च कर रहे हैं। तो हो सके टाइम के इंपॉर्टेंस को समझो, है ना। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा आपको टाइम देने के लिए कि भाई मैं फिर से आ गया आपके जीवन में, अभी खर्च कर लो, कुछ कर लो, है ना। समय के रहते अपने जीवन को सुधारो भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि एज पर जीन प्याजे, यहाँ पे जीन प्याजे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जीन प्याजे की बात हो रही है। लिखा हुआ है चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन, यानी कह रहे हैं जीन प्याजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने लगते हैं या अमूर्त तर्क करने की क्षमता आ जाती है, उनके अंदर लॉजिक कब आता है। कह रहे हैं कि जीन प्याजे, आपको पता है कि जीन प्याजे भी एक रचनाकार हैं जिन्होंने भी हमारी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की थ्योरी भी जीन प्याजे ने दी हुई है। इन्होंने डेवलपमेंट को क्या किया है, स्टेज में बांट दिया, मतलब स्टेज में बांट दिया हुआ है कि इतनी उम्र में ये होगा, फिर इतनी उम्र में ये होगा, ऐसा करके बांट दिया हुआ है। सबसे पहले आगे बात करें, इन्होंने लिखा हुआ है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है, यानी वो क्षमता कब आ जाती है, कब वो एक्वायर कर लेते हैं इस क्षमता को, तो बोलते हैं संवेदी चालक होती है या पूर्व संक्रियात्मक होती है, मूर्त संक्रियात्मक होती है, अमूर्त संक्रियात्मक होती है। देखो संवेदी चालक की बात करी जाए, सेंसरी मोटर की, तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संवेदी चालक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक के बाद 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक है, और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी मूर्त संक्रियात्मक होती है, और 11 से 18 वर्ष या 15 वर्ष की आयु जो होती है वो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत आती है। ये बात आपको पता है, क्लियर दिवस। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अमूर्त तर्क कब आता है, तर्क करने की क्षमता कब आती है, क्या बताओ, क्या 7 से 11 में आप तर्क करने लगते हो, क्या जन्म से 2 वर्ष में करने लगते हो, ये आती फॉर्मल के अंदर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आती है, जब आप लोगों से तर्क वितर्क करने लगते हो, सोचने समय। एडोलेसेंस में क्या होता है, हम अपने तर्क वितर्क करने लगते हैं लोगों से, है ना। चलिए, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये बात भी यहाँ पे जीन प्याजे से रिलेटेड आई है। होपफुली आप जवाब दे पाएंगे। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इन जीन प्याजे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीन प्याजे थ्योरी द टेंडेंसी टू सी वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यूज पॉइंट इज रिफर टू एस। यहाँ पे क्या बात बोल दी है कि जीन प्याजे की थ्योरी के अनुसार, यानी जीन प्याजे का जो थ्योरी है या उनका प्रिंसिपल जो है उनके अनुसार, यानी कह रहे हैं कि द टेंडेंसी टू सी वर्ल्ड, यानी दुनिया को जो आप देखते हो, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के एक्सपीरियंस को ऑन वर्ल्ड, यानी जो अपनी नजरों के द्वारा देखते हो, यानी जब आप दुनिया को अपनी नजरों के द्वारा अपने पॉइंट के थ्रू कुछ बातें बताते हो तो वो क्या है, यानी वो प्रकृति क्या कहलाती है। लिखा हुआ है कि जीन प्याजे के सिद्धांतों में दूसरे के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, यानी दूसरों के अनुभव को, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को, यानी जब आप देखते हो लोगों की टेंडेंसी को और उसको अपनी नजरों के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हो, तो ये क्या है, क्या ये अनुकूलन है। अनुकूलन वो होता है जब आप कहीं भी जाते हो और उनके द्वारा अडॉप्ट कर, मतलब जैसे मान लीजिए मैं आप यहीं, हम लोग यहाँ अपने जहाँ पे रह रहे हैं
उसके अलावा किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो 2 दिन हमें बहुत ऑड लगता है, कहते यार पता नहीं कैसी जगह पे आ गए, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब आप वहाँ पे 4 दिन रुकते हो तो वहाँ भी आपका मन लग जाता है। तो ये एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। जब आप समाज में, एनवायरनमेंट में अपने आप ढलने लगते हो उसके अनुसार, तो वो अनुकूलन है। और जीववाद की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, संतुलीकरण की यहाँ पे कोई बात नहीं। ये क्या है? आत्म केंद्रितता है, यानी जब आप दुनिया को अपनी नजरों के द्वारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हो, यानी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हो, तो वो क्या है? आत्म केंद्रितता है ना? इकोसेंट्रिज्म होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या बात बोली जा रही है। चलिए होपफुली आप इसका जवाब दे पाओगे। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोहलबर्ग थ्योरी की बात हो रही है, जिन्होंने नैतिक विकास को दिया हुआ है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को बताया हुआ है। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी moral development, the level in which moral understanding is based on rewards, punishments and the power of authority figures is called। कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे कह रहे हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, यानी जो हमारे कोहलबर्ग हैं इनके अनुसार, इन्होंने अपने नैतिक विकास को दिया हुआ है, इनका सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास का है। कह रहे हैं कि इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो होता है किस स्तर पे ये बात समझने लगता है कि मैंने सही किया है तो मुझे प्राइज मिलेगा, और मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे पनिश भी किया जाएगा, यानी किस स्थिति में, किस स्तर पे ये बात बच्चे के अंदर आ जाती है, तो वो जो होता है पूर्व संक्रियात्मक यानी अवस्था होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है। क्लियर इतनी बात? होपफुली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ना तो यहाँ पे अमूर्त की बात करी जाए, ना तो पारंपरिक स्तर की बात हो रही है, और ना ही उत्तर पारंपरिक की बात की जाए, यहाँ पे पूर्व पारंपरिक स्तर की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जाएगा। लेवागोस्की से रिलेटेड बात बोली गई है और होपफुली इनके बारे में आप जरूर बता पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स, यानी यहाँ पे कल्चरल टूल्स की बात आई है, सामाजिक सांस्कृतिक जो उपकरण होते हैं उनकी बात आई है, जिनके बारे में वेगोस्की ने बताया हुआ है। किसने बताया? वेगोस्की ने। लिखा हुआ है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव सच एज लैंग्वेज डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, यानी कल्चरल टूल्स के द्वारा, यानी कह रहे हैं कि भाषा विकास जो होता है सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से होता है। इस बात को किसने बताया हुआ है? इन हिज, और किस थ्योरी में बताया हुआ है ना? तो डेवलपमेंट ये दिया हुआ है वेगोस्की ने। किसने दिया हुआ है? वेगोस्की ने दिया हुआ है। और किस थ्योरी में दिया हुआ है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दिया हुआ है। किसमें? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दिया हुआ है। जीन प्याजे की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही और ना ही यहाँ पे किसी व्यवहारवादी की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल थ्योरी इन कॉग्निटिव सच एज लैंग्वेज डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय वेगोस्की। कौन है? वेगोस्की। और इन हिज सोशल कल्चरल थ्योरी, यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए जरा, जवाब दीजिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि लेवागोस्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ है कि लेवागोस्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन, यानी लेवागोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 1 में। पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। भाई स्मरण, रूट मेमोराइजेशन एकदम गलत है, और निष्क्रिय तो हो नहीं सकता, सक्रिय होना चाहिए, है ना? जहां पे बच्चा एक्टिव हो आप वहीं जाइए, 100 टाइम ऑप्शन सही होगा। ये तो गलत हो गया। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, ये कोई बात यहाँ पे हो ही नहीं रही, पहली बात तो, है ना? आगे लिखा हुआ है जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, यानी जन्म के समय ये निश्चित हो जाता है कि बच्चे का जो है, यार मेरे कभी कभी मुंह से क्या ही निकल जाता है। क्या लिखा हुआ है जन्म के समय बच्चे जो होते हैं, मतलब जन्म के समय ये तय हो जाता है कि बच्चे का विकास कैसे होगा, उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? ये बात गलत है भाई, दोनों का इंपॉर्टेंस है, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। केवल हेरिडिटी पे मत जाइएगा कि आनुवंशिकता पूरी तरीके से निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि बच्चों के विकास में बहुत सारी संभावनाएं, बिल्कुल सही बात है कि कई सारी संभावनाएं हैं, कई तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, जिनमें वे चीजें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी आप दूसरों के अनुकरण से सीखते हो, लोगों के आसपास के बिहेवियर से सीखते हो, है ना? तो ये बात एकदम बढ़िया है। मे बी थर्ड ऑप्शन, मे बी का 100% थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। ओवरऑल आज को 13 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो।
लिखा हुआ इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर, यानी एक प्रतिभाशाली क्लासरूम जो है उसमें कह रहे हैं, या प्रगतिशील क्लासरूम जो है उसमें टीचर का क्या रोल है, क्या रोल है टीचर का। एक ऐसी क्लासरूम जहां पे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, बच्चे एक्टिव हैं, तो उस क्लासरूम में टीचर का क्या रोल है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बच्चों की रुचि के अनुसार करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, कि आप कर करके सीख रहे हो, यानी एक्सपेरिमेंट कर करके सीख रहे हो, एक्टिविटी कर करके सीख रहे हो, तो वहां पे बच्चा अपने आप एक्टिव होगा। मे बी ये आंसर बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। बारंबार अभ्यास रटंत विद्या पचंत नहीं, आपको रटना तो कुछ है नहीं, है ना। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित, केवल परीक्षा कराते रहो, ये बात एकदम गलत है ना। उनको पढ़ाओ उनके अनुसार यार। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, आपको उनको उनमें दिन भर प्रतिस्पर्धा नहीं करानी, कंपटीशन नहीं कराना कि बच्चे हतोत्साहित हो जाएं कि यार वो जीत गया मैं हार गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के अनुसार, बच्चों की रुचियों के अनुसार, बच्चे जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो वैसे आप पढ़ाइए। लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए ताकि बच्चा एक्टिव हो और बढ़िया सीखे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली जा रही है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली जा रही है, पढ़िए जरा और बताइए यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो कह रहे हैं कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, सोचने समझने की क्षमता जो होती है, ऑन सेल्फ एंड नो वन थ्रू थॉट इमोशंस फीलिंग मोटिव्स इन कॉल्ड, कह रहे हैं इस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ एंड नो वंस थॉट इमोशंस फीलिंग्स मोटिव्स इज कॉल्ड, यानी कह रहे हैं कि खुद को समझने और खुद के बारे में, इमोशंस के बारे में जानना, खुद के विचारों के बारे में जानना, खुद की भावनाओं के बारे में जानना, ये क्या कहलाता है। यानी कह रहे हैं कि जब आप खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं और विपेरिड को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल होते हैं, बताइए। यानी ये चीजें किस प्रकार की बुद्धि में शामिल होती है, जब आप अपने अनुभव के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने मोटिव्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में जानने लगते हैं, तो वो देखो संगीत में बुद्धि की कोई बात नहीं हो रही, ना तो स्थानिक की बात हो रही है और ना ही सामाजिक यानी समाज से कोई बात हो रही है। यहाँ पे अंता व्यक्तिक की बात हो रही है, यानी जब आप अपने बारे में सोचने समझने और अपनी फीलिंग और अपने संवेग यानी मोटिवेशन के बारे में जानने लगते हैं। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। चलिए होपफुली अब क्लास बढ़िया लगी होगी यार, मेरे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे मुझे लग रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं कि क्या यहाँ पे बात बोली जा रही है। जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में कि स्टेटमेंट दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट व्हाइल गर्ल्स आर कॉम्प्लीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, कह रहे हैं कि यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, बॉयज आर इंटेलिजेंट, जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट होती हैं, कह रहे हैं कि किसका उदाहरण है, किस बात का उदाहरण है कि गर्ल्स जो होती हैं वो आज्ञाकारी होती हैं और लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियों में बुद्धि नहीं होती। ये क्या है, आपको पहले से पता है कि जब बात बोली जा रही है कि लड़के जो है बाहर कमाने जाएंगे, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी और लड़के ने अगर खाना बना दे तो वो बात गलत हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िबद्धता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार मेरे। ये सब समाज में फैली हुई रूढ़िबद्धताएं हैं जिनको पढ़े लिखे लोग आजकल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं भी आजकल जॉब कर रही हैं और बहुत सारे पुरुष भी घर में काम करते हैं और जॉब भी करते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िबद्धता है। क्या है, रूढ़िबद्धता है। समता तो क्यों होगी, समता होगी तो हम दोनों को बराबर बराबर सम्मान देंगे, है ना। जेंडर समानता कहाँ है, ये तो बराबर बराबर है। लचीलापन कहाँ है, बायसनेस कहाँ है, बायसनेस होता है तो हम झुके, दोनों को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस देते, गलत बात है ना। जेंडर रूढ़िवादिता है, ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, यानी बच्चों का आकलन क्यों किया जाता है, बताइएगा। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बच्चों को असेस क्यों करते हो, बच्चों का असेसमेंट क्यों करते हो, उनका आकलन क्यों करते हो, यानी आप मूल्यांकन क्यों करते हो, उनका टेस्ट क्यों लेते हो। बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए टेस्ट हम नहीं लेते, है ना। बच्चों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ाने के लिए टेस्ट नहीं लेते, उनका आकलन जानते हैं कि बच्चा कितने पानी में है, उस अनुसार हम और टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चा और अच्छे से सीख जाए, है ना। धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामीकरण करना, ऐसी कोई बात नहीं यार मेरे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, यानी हम जानते हैं कि बच्चा कहाँ पे पीछे हो रहा है, कहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम और अपने जो टीचिंग उपागम है, जो मेथड्स हैं, उनको बदलते हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा वो भी समझ जाए अच्छे तरीके से ना। तो होपफुली जो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे लगता है कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रह गया होगा।
और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। चलिए, आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो सही से। टाइम पास बिल्कुल मत करना मेरे यार, इस समय सब पंख लगा के निकल जाएगा। ओवरऑल आपने कितने सही किए वो मुझे बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लोगे यार मेरे, है ना। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी टीचिंग एग्जाम, चाहे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ। हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना भी मेरे से हो पाएगा। और मैं एक लर्नर हूं, और हो सकता है आप भी एक लर्नर हैं, सीखते सिखाते हैं, ये आपके लिए बढ़िया बात है ना। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा मजेदार तरीके से।